नमस्कार। मैं डॉक्टर शुभेंद्र भूषण रॉय, सीनियर ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। पिछले 23 साल से मैं ऑर्थोपेडिक सर्जरी के साथ जुड़े हुए हूं और इसी दौरान मैं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी का एक बहुत बड़ा रिवोल्यूशन होते हुए देखा हुआ है। जब मैं ट्रेनी था, उस टाइम हम जब जॉइंट रिप्लेसमेंट के ट्रेनिंग में थे, तब जो इंसिशन होता था वो बहुत बड़ा होते थे। लगभग 12 इंच के आसपास इंसिशन होता था। बहुत सारे टिश्यू डिसेक्शन होता था। पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट का बहुत ब्लीडिंग होता था, बहुत ब्लड लॉस होते थे। पेशेंट का पेन मैनेजमेंट इतना अच्छे से कर नहीं पाते थे। धीरे धीरे हमारा सर्जिकल टेक्निक का इम्प्रूव हुआ, इंस्ट्रूमेंट का इम्प्रूव हुआ, पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट प्रोटोकॉल में इम्प्रूव हुआ। आज हम बहुत छोटे से इंसिशन में भी सर्जरी कर रहे हैं। प्रिसिशन बहुत अच्छा हो गए हैं और इस प्रिसिशन को अच्छा करने के लिए बहुत सारे टेक्नोलॉजी भी आ गए हैं। एक टाइम पे नेविगेशन था और धीरे धीरे वहां से आ गया रोबोट। बहुत सारे पेशेंट हमें आके सवाल पूछते हैं कि क्या ट्रेडिशनल सर्जरी और रोबोटिक सर्जरी, इनमें से रोबोटिक सर्जरी क्या बेहतर होता है? जब भी कोई नए टेक्नोलॉजी आता है उसके एप्रीहेंशन रहते हैं। एज ए सर्जन मेरे अंदर भी एप्रीहेंशन था जब शुरू में, लेकिन धीरे धीरे जब टेक्नोलॉजी के साथ मेरा परिचय हुआ, एक्सपोजर हुआ, मैं इस टेक्नोलॉजी के सारे चीज़ें समझने लगा, फिर धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है जहाँ पे हम बहुत ही प्रिसिशन के साथ सर्जरी कर सकते हैं और पेशेंट का रिजल्ट ओरिएंटेड सर्जरी कर सकते हैं। बहुत सारे रिसर्च हुआ है आज के दिन में, उसमें देखा गया है कि जो टीकेआर करते हैं उसमें बहुत सारे पैरामीटर्स होता है, जो पैरामीटर्स कोई फीडबैक के बिना, प्रिसाइज फीडबैक के बिना वो सारे पैरामीटर मेंटेन करना पॉसिबल नहीं है। जैसे कि इम्प्लांट का पोजीशन कैसे होना है, इम्प्लांट के पोजीशन के साथ साथ लिम्ब का अलाइनमेंट कैसे होना है, और ताकि उसका जो लिगामेंट है उस लिगामेंट का टाइटनेस कैसे, बैलेंस कैसे बनाना है। अगर ये सारे चीजें नहीं हुआ तो पोस्ट ऑप पेशेंट का जो एक्सपीरियंस है वो इतना अच्छा नहीं रहता। टीकेआर एक मैकेनिकल जॉइंट है जो हमारा नेचुरल फंक्शन के साथ बहुत सारे डिफरेंस रहता है। उस डिफरेंस को कैसे कम किया सकता है, ये चीजें अगर हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है पहले से और उस इंफॉर्मेशन को सर्जरी के टाइम पे रिफ्लेक्ट नहीं कर पाए, जस्टिफाई नहीं कर पाए, मैच नहीं कर पाए, तो फिर इतने प्रिसिशन से सर्जरी भी नहीं कर सकते। जो मैनुअल इंस्ट्रूमेंट है उस मैनुअल इंस्ट्रूमेंट का बहुत सारे लिमिटेशन है जिसमें हम इतने प्रिसिशन के साथ सर्जरी नहीं कर सकते हैं, लेकिन रोबोटिक सर्जरी के साथ हम ये चीजें बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अभी सवाल आता है कि कौन से रोबोट से मैं सर्जरी करता हूं। मैंने सारे रोबोट के जो प्रोज एंड कॉन्स मैंने देखा हुआ है और उसके बाद जाके मैंने डिसाइड किया कि मैं स्ट्राइकर मैको रोबोट के ट्रेनिंग लूंगा और उसी रोबोट से काम करूंगा। तो मेरे पास स्ट्राइकर मैको रोबोट का ट्रेनिंग है, सर्टिफिकेशन है और मैं इसी रोबोट से रोबोटिक नी सर्जरी करता हूं। क्यों मैंने स्ट्राइकर मैको रोबोटिक को चॉइस किया मेरे क्लिनिकल प्रैक्टिस में? स्ट्राइकर मैको रोबोटिक में इतने सारे ऑप्शन और सुविधाएं हैं जो परफेक्ट पोस्ट ऑपरेटिव इम्प्लांट पोजिशनिंग, टिश्यू बैलेंसिंग, लिम्ब अलाइनमेंट, ये सारे चीजें कर सकता है। कैसे करें? क्योंकि स्ट्राइकर रोबोटिक में सबसे पहले पेशेंट का इमेज लेना पड़ता है, रियल टाइम बोन शेप, बोन के साइज जो सीटी स्कैन से बनता है, और उस इंफॉर्मेशन से सर्जरी के टाइम जो जो बोनी लैंडमार्क है वही लैंडमार्क ढूंढ के मैच करना पड़ता है। क्योंकि जो बोनी लैंडमार्क है वो टिश्यू के साथ ऐसे ढका रहता है, कभी कभी प्रिसिशन के साथ सर्जरी के टाइम उसका आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है। अगर बोनी लैंडमार्क आइडेंटिफाई नहीं होगा तो इम्प्लांट पोजीशन और उसका
मैचिंग भी सही नहीं होगा, बोन कार्ड भी सही नहीं होगा। साथ साथ जो टिश्यू लैक्सिटी होता है, स्पेस कितना है, वो इक्वल नहीं रहता है आर्थराइटिस के बाद। जब पैर सीधा रहता है उस टाइम एक स्पेस रहता है, पैर जब मुड़ जाता है उस टाइम एक स्पेस रहता है, पैर के अंदर की तरफ एक स्पेस रहता है, बाहर की तरफ स्पेस रहता है। ये सारे प्रिसिशन से जो स्ट्राइकर मैको रोबोट्स है उसमें कैप्चर हो सकता है। और अगर वो कैप्चर हो सकता है, मेरे पास पहले से रियल टाइम पेशेंट के बोन का शेप का इंफॉर्मेशन है, तो मैं प्रिसिशन से इम्प्लांट का साइज, इम्प्लांट का पोजीशन, कितना टिश्यू स्पेस बनना है ताकि पैर जब सीधा है, पैर जब मुड़ रहे हैं और पैर जब बीच में है, आधा मुड़ रहा है, मिड फ्लेक्शन, हर जगह पे उसका टिश्यू टेंशन इक्वल रहे। इसके साथ साथ मैको रोबोट में और एक सुविधा है कि अगर जब मैको रोबोट से आप काम करते हो, बोन काटते हो, रोबोट आर्म बोन काटता है 100 से, उस टाइम आप जो एरिया मार्क कर दोगे आपकी इमेज के अंदर, सेफ जोन, उसके बाहर जाएगा तो 100 बंद हो जाता है। इसका मतलब है कि 100 के साथ आप कोई टिश्यू डैमेज नहीं कर सकते हो। जो टिश्यू में 100 लगना नहीं चाहिए वहां पे लगेगा नहीं, वो कटेगा नहीं। सिर्फ जितना जगह आपको बोन काटना है उतना ही काट सकते। इसीलिए मैको रोबोट के साथ आज मैं एक प्रिसाइज नी रिप्लेसमेंट सर्जरी कर सकता हूं, जहां पे मुझे डिजायर्ड इम्प्लांट साइज, डिजायर्ड लिम्ब अलाइनमेंट और डिजायर्ड टिश्यू टेंशनिंग जो मैं प्लान कर रहा हूं पोस्ट ऑपरेटिवली, वही अचीव कर सकता हूं। अगर इतना प्रिसिशन से कर सकते हैं तो ये बात समझना इतना मुश्किल नहीं है कि ऐसे पेशेंट के लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स अच्छा रहेंगे। तो जो आपका सवाल है कि रोबोटिक सर्जरी सही है कि नॉर्मल सर्जरी सही है, मुझे लगता है कि मेरे इस बातों के बाद आपको इसमें बहुत सारे इंफॉर्मेशन मिल गए हो और समझने में आपका आसानी होगा। मेरे चैनल में आने के लिए और मेरे वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको लगता है मेरा ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव है और आपके फायदे के लिए है, तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए।